बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है और पार्ट बी हम डिस्कस कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी का, और उसके अंदर हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने एक डिफरेंस देखा था पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने देखा था कि उसकी एक एग्जांपल हमने देखी थी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की हमने एग्जांपल देखी थी पेपर क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की ही एग्जांपल को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्टर पेपर थोड़ा सा हमने पीछे भी देखा था और उसके अंदर भी हमने फिल्टर पेपर को देखा था और पेपर क्रोमेटोग्राफी को हमने थोड़ा सा टच किया था। तो यहाँ पर हम मज़ीद जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे इसके 4 पॉइंट्स जो है अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर क्रोमेटोग्राफी आ जाए तो इसके 4 पॉइंट्स जो है वो आपने एक्सप्लेन कर देने हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा कि इट इज़ अ टेक्निक ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की ही एक टेक्निक है। हमने एग्जाम्पल में देखा था कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की ही एग्जाम्पल क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, मतलब ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेशनरी फेज कौन सा होगा और मोबाइल फेज जो है यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करना है। तो लेट्स से मैं ये डायग्राम बना लेता हूँ। तो यहाँ पर फिल्टर पेपर और सॉल्वेंट दो चीज़ें मौजूद हैं। तो डेफिनेटली ये जो सॉल्वेंट है इसने मूव करना है और ये जो फिल्टर पेपर है ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। तो ये जो अपनी जगह पर फिक्स है इसे हम नॉन मूविंग या स्टेशनरी फेज कहते हैं। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, साकिन होता है, वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा था। तो स्टेशनरी फेज ये कहलाएगा फिल्टर पेपर, और एक्चुअल में फिल्टर पेपर नहीं होता बल्कि फिल्टर पेपर के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज के तौर पर वो काम करते हैं। ठीक है जी। तो हेयर द स्टेशनरी फेज इज लिक्विड से वाटर, वो किस चीज के ऊपर होगा, एड्सॉर्ब ऑन द फिल्टर पेपर। तो ये जो फिल्टर पेपर है इसके ऊपर जो वाटर मौजूद होगा वो लिक्विड जो है वो स्टेशनरी फेज के तौर पर काम कर रहा होगा। एक्चुअल में स्टेशनरी फेज जो है वो वाटर है, ना कि फिल्टर पेपर। फिर उसके बाद है जी मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट है जो कि ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, मतलब हरकत कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोबाइल फेज कहते हैं। और वो जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, इज यूजुअली एन ऑर्गेनिक लिक्विड, ऑर्गेनिक नेचर का होगा। और फॉर एग्जांपल एसीटोन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है या ईथर हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देख लिया है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक टेक्निक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर उसके बाद स्टेशनरी फेज हमने बता दिया कि फिल्टर पेपर के ऊपर जो वाटर के वेपर्स मौजूद होंगे उसे हम क्या कहेंगे कि वो स्टेशनरी फेज के तौर पर काम करेंगे। और सॉल्वेंट जो है हमने कौन सा लेना है, जो मोबाइल फेज के तौर पर है वो ऑर्गेनिक नेचर का लेना है, एसीटोन, अल्कोहल या ईथर जो है वो हमने ले लेना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि देयर आर 3 कॉमन वेज ऑफ कैरिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, या हम कह सकते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी की 3 टाइप्स हैं, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी और रेडियल क्रोमेटोग्राफी है। और ये डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट किस तरह ट्रैवल कर रहा है, उसके लिहाज से हम बताते हैं कि असेंडिंग है, डिसेंडिंग है या रेडियल है। तो अगर अब यहां पर अगर हम देखें तो ये कौन सी क्रोमेटोग्राफी होगी, इसके अंदर देखें तो सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो इसलिए अब ये कौन सी क्रोमेटोग्राफी होगी, ये असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी होगी। असेंडिंग जो है उसका मतलब क्या होता है, चढ़ाई, और डिसेंडिंग का मतलब होता है कि नीचे की तरफ उतरना, तंजली। तो यहां पर असेंडिंग जो है, सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, मतलब चढ़ाई हो रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कौन सी है, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है। फिर उसके बाद डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कौन सी होती है, जिसमें नीचे की तरफ सॉल्वेंट ट्रैवल करता है। तो एक बाउल ले लेते हैं और उसके अंदर सॉल्वेंट ले लेते हैं और फिल्टर पेपर को हम ऐसे लटका देते हैं। अब जैसे फिल्टर पेपर को ऐसे लटकाएंगे तो होगा क्या, सॉल्वेंट जो है यहां से नीचे की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगा, मतलब इस तरह से जाएगा और नीचे की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगा। तो मतलब सॉल्वेंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये कौन सी होगी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी होगी। दोबारा सुन ले, बाउल ले लिया है और उसके अंदर हमने सॉल्वेंट ले लिया है और फिल्टर पेपर को हमने ऐसे लटका देना है। ऐसे लटकाएंगे तो क्या होगा कि सॉल्वेंट जो है इस तरह नीचे की तरफ फ्लो करेगा। जब नीचे की तरफ फ्लो करेगा तो वो कौन सी होगी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी होगी। अब लास्ट रह गया रेडियल क्रोमेटोग्राफी। रेडियल क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि हमने एक सर्कुलर फिल्टर पेपर जो है वो ले लेना है। ठीक है जी। यहां पर हम एक सर्कुलर फिल्टर पेपर जो है वो ले लेते हैं। ये हमारे पास सर्कुलर फिल्टर पेपर आ गया और बीच में हमने उसके सुराख कर देना है। सुराख करने के बाद सर्कुलर फिल्टर पेपर के हमने सुराख कर दिया सेंटर में। फिर उसके बाद हमने फिल्टर पेपर का ही एक रोल लेके और इसके बीच में लगा देना है। ठीक है जी। पहले हमने क्या ले लिया, सर्कुलर फिल्टर पेपर, और उसके दरमियान क्या कर दिया, सुराख कर दिया, और उस सुराख के अंदर हमने क्या लगा दिया, रोल ऑफ फिल्टर पेपर जो है उसके अंदर लगा दिया है। अब हमने करना क्या है, एक खुले बर्तन के अंदर, प्लेट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट लेके, और ये जो फिल्टर पेपर जिसके अंदर रोल फंसा हुआ है उसको हम उसके ऊपर रख देंगे, सॉल्वेंट के ऊपर।
अब ऐसे रखना है कि फिल्टर पेपर का कोई भी हिस्सा जो है वो सॉल्वेंट के अंदर ना जाए, लेकिन सिर्फ रोल जो है वो उसके अंदर डिप हो रहा हो। तो होगा क्या कि सॉल्वेंट जो है वो रोल के जरिए होता हुआ यहाँ तक आ जाएगा किनारों तक, और जैसे ही किनारों तक आएगा और फिर सॉल्वेंट जो है वो इस तरह जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। ये सारे रेडियस के अलॉन्ग जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है जी। सेंटर से बाउंड्री तक जो भी फासला जाता है वो रेडियस कहलाता है। तो मतलब रेडियस के अलॉन्ग जो है फिर सॉल्वेंट जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर देगा। तो रेडियस के अलॉन्ग है तो मतलब रेडियल क्रोमेटोग्राफी है। दोबारा सुन लेंगे। सर्कुलर हमने फिल्टर पेपर लेना है, उसके अंदर हमने क्या कर देना है, बीच में सुराख कर देना है। सुराख के अंदर रोल ऑफ फिल्टर पेपर जो है, रोल जो है थोड़ा सा गोलाई के अंदर हमने करके और उसको इसके अंदर फंसा देना है। फिर उसको हमने सॉल्वेंट के ऊपर रख देना है। जैसे सॉल्वेंट के ऊपर रखेंगे तो रोल की मदद से सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, और जैसे ही फिल्टर पेपर पर आएगा तो वो चारों तरफ फैलना शुरू कर देगा, रेडियस के अलॉन्ग फैलना शुरू कर देगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे रेडियल क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है जी कि रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है। तो रिटार्डेशन फैक्टर से पहले जो है हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, ताकि प्रोसीजर से हम आसानी से बता पाएंगे। फिर तो प्रोसीजर जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लेना है, सबसे पहले इस प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले हमने क्या लेना है, टैंक लेना है। क्या लेना है, ये जो पूरा जो है टैंक हमने ले लिया है, और टैंक लेने के बाद हमने दूसरा पॉइंट जो है वो लिखना है कि यहाँ पर हमने सॉल्वेंट डाल देना है। और सॉल्वेंट जो है वो कौन सी नेचर का होगा, ऑर्गेनिक नेचर का होगा, ठीक है जी। सॉल्वेंट जो है वो कौन सी नेचर का होगा, ऑर्गेनिक। और यहाँ पर 3 सॉल्वेंट दिए गए हैं, वो आपने बता देने हैं कौन कौन से हैं। अल्कोहल है, ठीक है जी, उसके बाद एसीटोन है, और लास्ट में हमारे क्या है, ईथर जो है। हम 3 तरह के सॉल्वेंट जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि टैंक ले लिया है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर सॉल्वेंट डाल दिया है। अब ये जो फिल्टर पेपर है हमने ऐसे ही नहीं लटकाना, पहले फिल्टर पेपर की तैयारी देख लेते हैं कि फिल्टर पेपर हमने तैयार कैसे करना है, ठीक है जी। तो पहले हम इसकी तैयारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फिल्टर पेपर जो है वो कैसा बनाना है। तो हमने एक फिल्टर पेपर का टुकड़ा ले लेना है, और फिल्टर पेपर का टुकड़ा जो लेना है वो कितना लेना है, ऑलमोस्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर फिल्टर पेपर का टुकड़ा लेना है। कितना, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का फिल्टर पेपर का हमने टुकड़ा ले लिया है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से नीचे से हमने 2.5 सेंटीमीटर फासला रख के 2.5 सेंटीमीटर फासला रख के और लाइन लगा देनी है। किस चीज़ की मदद से, लेड पेंसिल के साथ। लेड पेंसिल के साथ हमने क्या करनी है, लाइन लगा देनी है। लाइन लगाने के बाद अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, लेड पेंसिल के ऊपर ही वो जो लाइन लगाई है उसके ऊपर ही हमने मिक्सचर जो है वो लगा देना है। इसके अंदर ग्रीन भी होगा, ब्लू भी होगा और रेड भी होगा, ठीक है जी। ग्रीन, ब्लू और रेड तीनों कलर जो है हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई करना है ताकि ये खुश्क हो जाए। ये जो इंक हमने लगाई है, मिक्सचर जो लगाया है, और इसको हमने क्या करना है, ग्लास रॉड की मदद से इसको यहाँ पर लटका देना है। पहला पॉइंट जो है वो टैंक लिया है हमने, दूसरा पॉइंट सॉल्वेंट लिया है, तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर हमने फिल्टर पेपर की तैयारी की है, और चौथा पॉइंट जो है वो ग्लास रॉड के मदद से यहाँ पर हमने इसको लटका दिया है। समझ में आ जाएगी बात। तो ये हो जाएंगे 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है जी, टैंक ले लिया है, उसके अंदर दूसरा पॉइंट हमने सॉल्वेंट डाला है। सॉल्वेंट कौन सा डाला है, ऑर्गेनिक नेचर का डाला है, अल्कोहल, एसीटोन या ईथर जो है वो डाल दिया है। तीसरा पॉइंट हमने फिल्टर पेपर की तैयारी की है। फिल्टर पेपर हमने 20 सेंटीमीटर लंबा लिया है, और एक साइड से 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के और हमने क्या किया है, लेड पेंसिल के साथ लाइन लगा दी है। लेड पेंसिल के साथ क्यों लगाई है, क्योंकि जैसे ही सॉल्वेंट ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा तो ये मिक्सचर जो है ये तो ऊपर ट्रैवल करेगा। अगर पेन के साथ लाइन लगाते तो वो भी इंक होती और वो भी ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देती, तो प्रोसेस जो है वो कंप्लेक्स हो जाता, पेचीदा हो जाता। तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर लेड पेंसिल के साथ लगाई, क्योंकि लेड पेंसिल जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। तो लेड पेंसिल के साथ लाइन लगा के और ऊपर जो है मिक्सचर लगा के और उसको ड्राई होने के लिए रख दिया। 1-2 मिनट के अंदर ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसको यूज करेंगे, ठीक है जी। तो अब करना क्या है, चौथा पॉइंट के ये जो फिल्टर पेपर है इसको यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो ग्लास रॉड है इसकी मदद से यहाँ पर क्या कर दिया है, लटका दिया है, ठीक है जी। तो लेट से मैं करता हूँ, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, ये लेड पेंसिल था और यहाँ पर जो है एक मिक्सचर जो है वो जुड़ा हुआ था। अब हमने करना क्या है, डेफिनेटली जैसे ही क्या होगा, सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा तो मिक्सचर जो है वो भी अलग होना शुरू हो जाएंगे। और हमने एक पॉइंट पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट, तो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ज़्यादा फैलेगा, वो ज़्यादा तकसीम होगा, तो मतलब ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मतलब वो ज़्यादा दूर जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। लेट्स से मैं कहता हूँ कि रेड का डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट ज़्यादा है
ब्लू का कम है और ग्रीन का सबसे कम है, तो रेड जो है वो ज़्यादा फैलेगा, मतलब ज़्यादा दूर तक जाएगा, और ब्लू जो है उससे कम जाएगा और ग्रीन सबसे कम जाएगा। तो मैं ऐसे बना लेता हूँ कि रेड जो है वो सबसे ज़्यादा आगे जा रहा है, ठीक है जी। तो ये आ गया जी रेड। फिर उसके बाद जो है ब्लू की बात करते हैं कि ब्लू का उससे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कम है, ठीक है जी। और लास्ट में सबसे कम जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो किसका है, ग्रीन का है। तो ये हमारे पास ग्रीन आ गया है। अब सब जो है इस तरह का कलर पैटर्न जो है हमें हासिल हो जाएगा। अब इसकी हमने क्या मालूम करनी है, आरएफ वैल्यू जो है मालूम करनी है। तो आरएफ वैल्यू मालूम करने के लिए पहले आपने देखना है कि ये जो सॉल्वेंट है ये टोटल जो है तकरीबन कितना बचेगा। अगर हम देखें टोटल कितना था 20 सेंटीमीटर, और ये जो बेस लाइन है वो कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाला कितना होगा तकरीबन 17.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है जी। ये जो 17.5 सेंटीमीटर है इसका 3/4 पोर्शन बेस लाइन से जितना फिल्टर पेपर ऊपर है उसका 3/4 पोर्शन जब ट्रैवल कर जाएगा, लेट से मैं कहता हूं कि ये 3/4 पोर्शन इसका हो चुका है, ठीक है जी। जब 3/4 पोर्शन पहुंच जाएगा तो हमने क्या करना है, इसको अलग कर लेना है, ठीक है जी। क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। अलग करके फिल्टर पेपर को और उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। लेट से मैं कहता हूं कि ग्रीन जो है जो ट्रैवल किया है वो 3 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है फॉर एग्जाम्पल, और ब्लू जो है यहाँ पर जो ट्रैवल किया है ये 5 सेंटीमीटर किया है, और रेड जो है वो 6 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है। समझ में आ रही बात। यहाँ पर सॉल्वेंट जो है ऑलमोस्ट लेट से मैं कहता हूँ कि ये जो ट्रैवल किया है ये किया है 10 सेंटीमीटर। मैंने फर्जी तौर पर सारी वैल्यूज जो है वो ले ली है। ग्रीन जो है वो ट्रैवल किया है 3 सेंटीमीटर, ब्लू जो है वो 5 सेंटीमीटर, और रेड जो है वो 6 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, और सॉल्वेंट जो है 3/4 पोर्शन का मैं कह देता हूँ कि 10 सेंटीमीटर जो है वो ट्रैवल किया है। अगर मैंने किसी का भी रिटार्डेशन फैक्टर या आरएफ वैल्यू जो है मालूम करनी है तो मैं यहाँ पर लेट से मैं कहता हूँ कि रेड की या ब्लू की चले कर लेते हैं। ब्लू की मुझे आरएफ वैल्यू जो है वो मालूम करनी है, तो कैसे मालूम करूँगा वो हम फार्मूला देख लेते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि आरएफ वैल्यू किसकी मालूम करनी है, ब्लू की। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5/10, ठीक है जी। अब 5/10 जो वैल्यू लिखी है ये है क्या चीज़ें, ये हम देख लेते हैं। 5 क्या है, ये जो जिस कंपोनेंट की आरएफ वैल्यू मालूम कर रहे हैं उसने कितना ट्रैवल किया है बेस लाइन से। समझ में आ रही बात कि बेस लाइन से ये जो ब्लू फैक्टर है या ब्लू कंपोनेंट है इसने कितना ट्रैवल किया है, ये ऊपर आ गया, और नीचे हमने 10 जो है वो क्या चीज लिखी है कि बेस लाइन से सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया है वो हमने नीचे लिख दिया है। समझ में आ रही बात कि जो भी कंपोनेंट जिसकी आरएफ वैल्यू मालूम करनी है उसने बेस लाइन से कितना ट्रैवल किया है उसको हमने ऊपर रखना है, और सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया है वो हमने कहाँ रखना है, नीचे रखना है। तो यहाँ पर जो है आरएफ वैल्यू जो है उसकी हम क्या बना सकते हैं, इक्वेशन और डेफिनेशन दोनों बना सकते हैं। तो पहले इक्वेशन को देख लेते हैं, क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर फ्रॉम बेस लाइन। तो बेस लाइन से डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है कंपोनेंट ने वो हमने ऊपर रखना है, और डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन उसको हमने कहां रखना है, नीचे रखना है, और हर एक की आरएफ वैल्यू जो है मालूम हो जाएगी। और अगर डेफिनेशन बनानी है तो यहां पर लिख देंगे इट इज द रेशो, और यहां पर बीच में जस्ट 2 लिख के पूरी डेफिनेशन जो है वो बन जाएगी। क्या होगा, इट इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन। सिंपल सी डेफिनेशन है, यहां से आप बना सकते हैं। यहां पर लिख देना इट इज द रेशो, और बीच में इन दोनों के बीच में आपने 2 लिख देना है, बस सिंपल। क्लियर हो जाएगी बात। तो डेफिनेशन हो जाएगी रिटार्डेशन फैक्टर की, और इक्वेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद है जी व्हाट आर यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले प्योरीफाई ऑफ सब्सटेंस, नीचे से हम स्टार्ट करते हैं कि सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए जितनी भी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं सारी की सारी हम यही कह रहे हैं कि सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है जी इट इज़ यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी तैयार कर रहे होते हैं उसकी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करते हैं तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह आ जाती है। तो इम्प्योरिटीज़ को प्योरीफाई करने के लिए, सेपरेट करने के लिए या आइसोलेट करने के लिए, ठीक है जी। प्योरीफाई का मतलब क्या होता है, उसको पाक करना या इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, सेपरेट करना या आइसोलेट करना का मतलब भी अलग करना ही होता है। तो इम्प्योरिटीज़ वगैरह को अलग करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्योरीफाई सब्सटेंस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस और ऑर्गेनिक सिंथेसिस, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी के अंदर प्योरिफिकेशन, सेपरेशन या आइसोलेशन करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में रह गया एक डेफिनेशन क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम क्या होता है, a pattern on the filter paper showing the result of separating components of a mixture by chromatography on dried filter paper। अब ये क्या चीज़ है, वो जो हमने कलर पैटर्न जो है नज़र आया है हमें,
वो क्या कहलाएगा, हमने करना क्या है, ये जो फिल्टर पेपर है इसको अलग रख लेना है हमने, ठीक है जी। यहां पर ही हमने RF वैल्यू को मालूम करना स्टार्ट नहीं करना, पहले हमने क्या करना है, फिल्टर पेपर को अलग करके और उसको सुखा लेंगे और फिर हमने RF वैल्यू मालूम करनी है। यहां पर हमने RF वैल्यू क्यों नहीं मालूम करनी, लेट्स से मैं कहता हूं एक की मैंने मालूम कर ली है, दूसरे की मालूम करता हूं ना। अब पहले तो 10 सेंटीमीटर ट्रेवल किया था, जब दूसरे की मालूम करूंगा डेफिनेटली सॉल्वेंट ऊपर चला जाएगा, वो 12 सेंटीमीटर चला जाएगा, तो RF वैल्यू सही तरीके से नहीं आएगी। तो इसलिए हमने क्या किया है, ये जो फिल्टर पेपर है इसको अलग कर लिया है ताकि RF वैल्यू जो है वो सही तरीके से मालूम हो जाए, ठीक है जी। तो क्योंकि सॉल्वेंट जो है फिर ट्रेवल नहीं करेगा जब सूख जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको अलग करके और ड्राई करेंगे। ड्राई करने पर जो पैटर्न नजर आएगा, विजिबल पैटर्न नजर आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राम कहते हैं, ठीक है जी। अ पैटर्न ऑन द फिल्टर पेपर शोइंग द रिजल्ट ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स हमारे पास है रेड ग्रीन ब्लू, वो जो कंपोनेंट्स का जो रिजल्ट है वो दिखा रहा होगा पैटर्न ऑफ अ मिक्सचर बाय क्रोमेटोग्राफी ऑन ड्राइड फिल्टर पेपर, जो खुश्क हुआ है फिल्टर पेपर उस पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राम कहेंगे। अगर कलर अपेयर हो जाते हैं फिर तो ठीक है, अगर कलर अपेयर नहीं होते, इफ कलर डज नॉट अपेयर, देन हम क्या करेंगे, एक केमिकल जो है उसके ऊपर स्प्रे करेंगे और उसे हम क्या कहेंगे, लुकेटिंग एजेंट कहेंगे। लुकेटिंग एजेंट लफ्ज निकला है लोकेशन से, ठीक है जी। कहां से निकला है, लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है जगह, और लुकेटिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, जो कि जगह बताएगा, ठीक है जी। तो यहां पर जो रेड ग्रीन और ब्लू की जो जगह बता रहा होगा, जो पैटर्न दिखा रहा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, लोकेटिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है जी। तो कलर अगर नजर आ जाता है फिर तो ठीक है, हमने कोई लोकेटिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर कलर पैटर्न नजर नहीं आता तो हम क्या करेंगे, यहां पर लोकेटिंग एजेंट को इस्तेमाल करके और विजिबल पैटर्न जो है वो हासिल कर लेंगे। अब लोकेटिंग एजेंट कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, निनहाइड्रेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आयोडीन के वेपर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ जाएगी बात। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने एक्सप्लेन की है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के 4 पॉइंट्स को देखा है, रिटार्डेशन फैक्टर और उसकी इक्वेशन को हमने देखा है, फिर उसके बाद यूजेस को देखा है और क्रोमेटोग्राम और लोकेटिंग एजेंट को देखा है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन थे। प्रोसीजर जो है कभी भी शार्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगा, तो आपने डायग्राम को हल्का फुल्का तैयार रख लेना है, बाकी प्रोसीजर जो है वो कभी भी शार्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगा। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर। मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।